बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हमने मुख्तलिफ सिस्टम्स की फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। कल हमने रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ी और आज जो हमने पढ़ना है वो है फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। जो पहले अभी हम पढ़ेंगे वो है फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जिस तरह उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो बॉडी के अंदर किस किस्म का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये हम देख लेते हैं। मैम ब्लड ट्रांसपोर्ट में, जी क्योंकि ब्लड सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है ना में। जी बिल्कुल, वेरी गुड। ब्लड जो है हमारी हमारी बॉडी में जो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम है, ये आप उसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं कि आपका जो ब्लड है बेसिकली वो ही हर चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है। ह्यूमन बींग्स में जब आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करेंगे तो इसका मतलब है आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन की आप बात करेंगे। तो इस वजह से हमने जब इसको सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना है, ट्रांसपोर्टेशन को समझना है, तो उसके लिए ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, वो क्या अपना रोल प्ले कर रहा है। तो पहले तो हम ये देख लें कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसफर होंगे, गैसेस ट्रांसफर होंगी, ब्लड ट्रांसफर होगा, और उसके अलावा यानी हमारे सेल्स की जो जो रिक्वायरमेंट है वो उसको प्रोवाइड करना, उन सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को। और जो उनके पास एक्स्ट्रा चीजें हैं उनके पास, या उनके पास वेस्ट है, उस वेस्ट मटेरियल को वहां से दूर ले जाना, वहां से रिमूव करना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो ब्लड पे डिपेंड करता है, ब्लड सर्कुलेशन पे। तो हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेसिकली जो समझते हैं वो हम किसको समझते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम ही इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसमें क्या क्या हो रहा होता है, उसमें गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उनको वहां से रिमूव किया जा रहा होता है। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस वो होंगे जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुई, बॉडी को उनकी जरूरत नहीं है और उनको स्टोर भी नहीं किया जा सकता, कि अगर उनको स्टोर किया जाए तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इस वजह से उनका एक्सक्रीट कर देना जरूरी है, तो उनको वहां से रिलीज करवाना सारे पूरे हर सेल में, चूंकि हर सेल में ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी वेस्ट रिलीज हो रहे हैं हर सेल से उनको इकट्ठा करके किसी एक ऑर्गन तक ले आना, जो कि ये एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। तो वहां तक इन सारे वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ये भी किसका काम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये होगा। किस में होगा, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा। ठीक है, उसके अलावा आपकी बॉडी में जो इम्यून सेल्स है वो हर सेल तक पहुंचाना, कि हर सेल जो है वो डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सके, हर ऑर्गन फाइट कर सके। तो हर सेल तक, हर साइड तक, जो जहां पे भी इंफेक्शन हो गया है, चाहे वो इंफेक्शन आपके हाथ पे हो गया है, चाहे पाँव पे हो गया है, चाहे लिवर पे हो गया है, किसी भी ऑर्गन पे, चाहे आपकी स्किन पे, चाहे इनर सरफेस पे, बॉडी में कहीं भी इंटरनल ऑर्गन्स पे कहीं इंफेक्शन हो गया, तो वहां तक इम्यून सेल्स को पहुंचाना, ये भी आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम है। ये सारे फंक्शन जो है ये कौन परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ये कौन सारा काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला ब्लड जैसे जैसे सर्कुलेट करेगा ऐसे ऐसे वो अपने साथ इन सारी चीजों को भी लेके चलेगा। ठीक है, तो ब्लड सिस्टम, ये जो ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये वेसल्स पे मुश्तमिल होता है और हार्ट पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हर सेल तक, हर टिश्यू तक, ऑर्गन्स तक ये ब्लड पहुंचाता है, और साथ ही वो जो पीछे हमने सारी चीजें देखी, सारे प्रीशियस एटम्स, उनको भी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को भी पहुंचाता है, वहां से वेस्ट को कलेक्ट करके जहाँ पे डंप डंप करना है वहां तक लेके आता है। ठीक है, तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स देखें तो वो तीन है, हार्ट, वेसल्स और ब्लड। हार्ट जो है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। किस में पंप करता है, वेसल्स में। वेसल्स कौन सी हैं, वो पाइप लाइक ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है,
जो कि ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो वेसल्स जो हैं वो आर्टरीज भी हो सकती हैं, वेन्स भी हो सकती हैं और कैपिलरीज भी हो सकती हैं। और ब्लड जो है वो जो फ्लूइड मीडियम इन वेसल्स में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं ब्लड, ठीक है। और उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस जा रही हैं उनको कलेक्टिवली हम ये कह रहे हैं कि ये ब्लड मूव कर रहा है वेसल्स के अंदर, ठीक है। अब ब्लड जो है अगर आप उसकी कंपोजिशन की बात करें कि ये कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, तो ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेल्स हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन सेल टाइप्स पे हम बाद में जाएंगे। पहले हम फ्लूइड पोर्शन की बात करते हैं कि फ्लूइड पोर्शन जो है वो दो किस्म का होता है। एक कार्पसल यानी उसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड कार्पसल्स का मतलब है ब्लड सेल्स। और दूसरा ब्लड प्लाज्मा, इसका मतलब है लिक्विड पार्ट जिसमें ब्लड सेल्स नहीं है बल्कि इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा और कार्पसल्स मिल के ब्लड बना रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये फूड और ऑक्सीजन जो है उसको हर सेल तक पहुंचा रहा है और वहां से वेस्ट को रिमूव कर रहा है। ये चीजें हमने पीछे भी देख ली। अब यहाँ पे जो एक और फंक्शन है ब्लड का वो ये है, वो पीछे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस देख लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। अब ये जो है ब्लड का एक फंक्शन है कि ब्लड जो है वो होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज भी करता है, यानी आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो होम्योस्टेसिस हो रही है, यानी बॉडी फिजियोलॉजी को जो मेंटेन किया जा रहा है उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो उसमें ब्लड भी अपना रोल प्ले कर रहा है। ब्लड किस तरह अपना रोल प्ले कर रहा है? ये थर्मो रेगुलेशन कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। बॉडी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने को हम ओवरऑल कह रहे हैं कि होम्योस्टेसिस, और ब्लड होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करता है। तो कैसे रोल प्ले करता है? ये जो है ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है ब्लड जो है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है आपकी बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो ब्लड है, ठीक है। अब इसमें जो हमने ब्लड कंपोनेंट्स की बात की, पहले हम प्लाज्मा को देखते हैं कि प्लाज्मा जो है ये उसका ब्लड का वो पार्ट है जो लिक्विड पार्ट है, येलोइश कलर का ये लिक्विड होगा। और इस लिक्विड के अंदर ब्लड सेल्स नहीं होंगे बल्कि सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोटीन्स होंगी मुख्तलिफ किस्म की। वो प्रोटीन्स जो है वो केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, ये चीजें ट्रांसपोर्ट करवाएंगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, हाँ उन्हीं प्रोटीन्स के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी, उन्हीं प्रोटीन्स के साथ हो सकता है आपके न्यूट्रिएंट्स बाइंड करें, या न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड में डिजॉल्व भी हो जाते हैं। जबकि जो गैसेस हैं वो ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती बल्कि उन प्रोटीन्स के साथ जो प्लाज्मा में मौजूद होती हैं ये उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है और उसके साथ क्या बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा, मैम, जी जी, ये जो है प्लाज्मा इसमें प्रोटीन्स होते हैं और मिनरल, मैम ये सारी चीजें होती हैं या हाँ जी सिर्फ बिल्कुल, ओनली प्रोटीन्स होती हैं? इसके अंदर ये सारा कुछ होगा। इसके अंदर सिर्फ यस ब्लड, मैम, जो जो इसके अंदर ब्लड सेल्स है सिर्फ हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लाज्मा वो पार्ट है जिसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं है। यस मैम, और लिक्विड की अमाउंट है वो ज्यादा होगी बस। जी बिल्कुल, जो लिक्विड पार्ट है उसको हम कह रहे हैं प्लाज्मा, ठीक है। इसके अंदर यानी कि वाटर भी है होगा सिर्फ खाली ये लिक्विड जो है प्रोटीन्स पे तो नहीं कंसिस्ट करेगा। फिर हम आगे देख रहे हैं कि इस प्लाज्मा के फंक्शन क्या है। वो जो प्रोटीन्स होंगी उनके साथ यस ये मैम। एसिड बाइंड करेंगी, ठीक है। हार्मोन्स वगैरह उनके साथ बाइंड करेंगे, एंजाइम्स हो सकता है उनके साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्लाज्मा जो है ये अपना रोल प्ले करता है। जबकि जो वो दूसरे सेल्स हैं उनका अपना रोल है। जो ये तो लिक्विड पार्ट था ना ब्लड का, और ये जो है ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ये कौन से होते हैं? ये ब्लड सेल्स होते हैं। ये थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। आरबीसीज जो है ये सबसे ज्यादा होते हैं ब्लड में। उसके बाद जो है ये डब्ल्यूबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो है ये कम होते हैं रिलेटिवली। तो इनकी आगे फिर पांच मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, कि अगर कहीं कट लग जाता है, कोई वेन रप्चर हो जाती है, ब्लड वहां से रिलीज हो रहा है, तो ये भी चूंकि ब्लड के अंदर ही है तो ये फौरन उस डैमेज साइड पे आएंगे जहां से ब्लड रिलीज हो रहा है, और वहां पे एक जाल वाला स्ट्रक्चर, ऐसे जाल सा बन जाएगा, एक मैश नेटवर्क बन जाएगा, और वहां से ब्लड रिलीज होने को ये स्टॉप कर देंगे।
ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी इन प्लेटलेट्स के वहां पे अकमुलेट होने की वजह से, यानी ये ब्लड को कोएगुलेट करवा देंगे, वहां पे खून को जमाने में ये वहां से ब्लड को रिलीज होने से ये प्रिवेंट करेंगे डैमेज साइड से। ठीक है, अब उसमें आप देखिए ये जो हम ब्लड कार्बसल्स की बात कर रहे हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, इसमें जो रिथ्रोसाइट्स हैं यानी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। चूंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता तो इस वजह से ये लिमिटेड इनका लाइफ स्पैन होता है और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है जो कि गैसेस को कैरी करती है और इनकी लाइफ कितनी होती है 90 टू 120 डेज। ठीक है, उसके बाद ये नए बनते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है इनका भी एक लाइफ स्पैन होता है क्योंकि ये डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो जब ये जर्म्स को किल करते हैं तो साथ ये खुद भी बर्स्ट हो जाते हैं। ये बाज़ औक़ात उन जर्म्स को, केमिकल्स को, टॉक्सिन्स को स्वेलो कर लेते हैं और उसके बाद ये बर्स्ट होते हैं, साथ ही वो जो केमिकल होता है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका भी एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ये भी नए बनते हैं। तो ये कहाँ पे बन रहे होते हैं जो ब्लड सेल्स हैं, ये आपके बोन मैरो में बन रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्लेटलेट्स हैं ये हमने देख लिया कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। ठीक है, आरबीसी जो है हमने कहा कि इनका न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से इनकी जो शेप है ये बड़ी, ये यानी कि इनकी कोई एक, वैसे तो इनकी वो कनकेव सी शेप हमें नजर आ रही है ना, जैसे आप यहाँ देखिए, लेकिन जब ये उस फाइनेस्ट कैपिलरी में से गुजरते हैं ना, जब हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो जो कैपिलरी है ना वो सबसे थिन वाली वेसल्स होती हैं, बारीक सी, सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है वो उनकी वॉल। तो उन ब्लड वेसल्स में से ये बड़ा इजीली पास करते हैं आरबीसी। क्यों उनमें से इजीली पास करते हैं कि ये फ्लेक्सिबल से होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे यानी कि मोल्ड हो जाते हैं और उसके अंदर से गुजर जाते हैं। और इनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता इस वजह से इनके अंदर ये इतनी ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और इनके अंदर आयरन होता है। आयरन, जब आयरन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है तो इसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ब्लड का जो रेड कलर है वो बेसिकली किस वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन जब आरबीसी के साथ बाइंड करती है बेसिकली आयरन की वजह से होता है। आयरन के साथ जब आरबीसी सॉरी ये जो ऑक्सीजन है ये बाइंड करती है तो इस वजह से जो हमें कैपिलरीज है उनके अंदर जो ब्लड नजर आता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का। जबकि ये जो वेन्स है इनके अंदर हमें ब्लड जो है वो ऐसे पर्पलिश या ब्लूइश शेड में नजर आता है। ठीक है, तो ये जो आयरन है ये बेसिकली हीमोग्लोबिन में जो आयरन है ये ब्लड को रेड कलर दे रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डब्ल्यूबीसीज हैं, ल्यूकोसाइट्स। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मेमोरी सेल्स के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी जो जर्म्स, हमने ये कहा ना कि डब्ल्यूबीसीज जो है वो आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इनमें से कुछ होते हैं मेमोरी सेल्स के तौर पे वर्क करते हैं। एक दफा जर्म आया, उसको इन्होंने किल किया या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई, तो अब वो उसके लिए अब दोबारा जब वो जर्म आएगा तो उसके लिए हथियार पहले ही तैयार होंगे उस दुश्मन के लिए, उसको खत्म करने के लिए। उसके लिए ये एंटीबॉडीज पहले ही बना के रख देंगे। तो इस तरह से जो वैक्सीन्स हैं बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, वैक्सीन्स भी इसी तरह से बनाई जाती हैं कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म, डेड जो ये है कोई क्या पैथोजन, इसको एटेनुएट करके, इसको डेड करके या फिर पैरालाइज करके इस किस्म का, यानी ये मजीद रिप्रोड्यूस ना कर सके, और फिर बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। या बाज़ औक़ात ओरल वैक्सीनेशन होती है कि जिस तरह कतरे पोलियो के पिलाए जाते हैं, ठीक है, ओरल रूट से मुंह के जरिए उनको पिला देते हैं। या फिर बाज़ औक़ात जो है उसको इंट्रावीनस हो सकती है ये। तो इस तरह से अब वो चूंकि वो डेड होते हैं जर्म्स, तो वो आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आपकी बॉडी में। तो लेकिन बॉडी जो है वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ही लेती है, वो उसको पैथोजन के तौर पे डिटेक्ट करके फॉरेन पार्टिकल के ये अपने जिस्म का हिस्सा नहीं है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। अब जब वो असल वाले जर्म्स आते हैं, जिंदा जर्म्स से अगर आपका इनकाउंटर हो तो उसके लिए एंटीबॉडीज पहले से मौजूद होती हैं। अगर उन जर्म से इनकाउंटर आपका होता भी है तो वो फौरन एंटीबॉडीज उनको किल कर देती हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज में मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि एक दफा उस जर्म से इनकाउंटर होने के बाद दोबारा आपको उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं विदाउट काजिंग डिजीज। ठीक है, अच्छा, अब डब्ल्यूबीसी जो है
इनका नंबर जो है वो ब्लड में कम होता है, लेकिन जब कोई इन्फेक्शन होता है तो फिर इनका नंबर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जाहिर है कि इन्फेक्शन होता है तो तब इनका नंबर ज्यादा हो जाता है, ये उस डिजीज के अगेंस्ट, उन जर्म्स के अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, और इनको हम सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं। प्लेटलेट्स जो है उनकी अगर आप बात करें तो वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, ठीक है, वो हमने पीछे देख लिया कि ये किस तरह ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद जो ब्लड के बाद आप देखें तो ब्लड वेसल्स, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड कंपोनेंट आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ब्लड वेसल्स थ्री टाइप्स की हो सकते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं, ए से आर्टरीज, ए अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरीज वो जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट तो कहाँ लेके जाएंगी, आपके ऑर्गन्स तक, आपकी पूरी बॉडी में जो डिलीवर करती है ब्लड, उनको हम कहते हैं आर्टरीज। वेन्स वो जो वापस आपके हार्ट तक ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब जो वापस आपके हार्ट में जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो हार्ट से पूरी बॉडी को जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि बॉडी को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू जाएगा पूरी बॉडी में, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जब उसमें से ऑक्सीजन सेल्स निकाल लेंगे तो बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, वो वापस आएगा आपके दिल की तरफ, हार्ट की तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद कैपिलरीज जो है ये फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये इन दोनों को कनेक्ट करती हैं, यानी आर्टरीज जो है या सेल्स में ब्लड लेके जा रही हैं टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, वेन्स वहां से वापस हार्ट तक लेके आ रही हैं। तो जो इनके दरमियान एक कनेक्शन है कि आर्टरीज ने ब्लड प्रोवाइड किया और वहां से ब्लड वापस किस में जाना है, वेन में, तो इन दोनों के दरमियान कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कैपिलरीज, ठीक है, ये आर्टरी और ये वेन। तो दरमियान में ये जो फाइनेस्ट आपको बहुत स्मॉल जो डायमीटर के साथ आपको वेसल्स नजर आ रही है, इनको हम कहते हैं कैपिलरीज, और ये इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा यस मैम। अगर आप देखें कि यस मैम। आपके जो वेन्स में ब्लड मूव, आपका जो टोटल ब्लड है वो इनमें से किन वेसल्स में मूव कर रहा है, तो 30% जो आपका ब्लड है, यानी आपके जो सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसमें से 30% जो ब्लड है वो आर्टरीज में होगा, और 5% कैपिलरीज में होगा, और 65% जो है वो वेन्स में होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आर्टरीज जो है, अगर आप उनकी देखें वो किस किस्म की होती हैं आर्टरीज, आर्टरीज जो है ये थिक मस्कुलर वॉल्स वाली होती हैं, मजबूत होती हैं, क्योंकि इनके अंदर से ब्लड बहुत प्रेशर के साथ मूव करता है आपके सारे टिश्यूज तक और ऑर्गन्स तक और सेल्स तक पहुंचने के लिए, और जो हार्ट है वो बहुत फोर्स के साथ ब्लड जो है वो पंप करता है आर्टरी के अंदर। जो आर्टरी अराइज होती है आपके हार्ट में से, यानी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में से, जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल वो हिस्सा है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जो आर्टरी वहां से अराइज होती है उसको हम कहते हैं एओर्टा। वो आगे जाके फिर मजीद उसकी ब्रांचिंग होती जाती है मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ, उसमें से मुख्तलिफ उसका हिस्सा चला जाता है, ठीक है। तो एओर्टा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी है, ठीक है। कहाँ से अराइज होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से अराइज होती है, और उसके बाद ये आगे जो एओर्टा है वो मुख्तलिफ आर्टरीज में डिवाइड होती है, आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बना देती हैं, और ये जो आर्टरी है, आर्टरीज हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। उसके बाद वेन्स जो है ये थिन वॉल्ड होती है, क्योंकि इनके अंदर से ब्लड जो है ना वो प्रेशर से नहीं फ्लो कर रहा होता, क्योंकि आर्टरीज में तो हार्ट जो है बहुत फोर्स से पंप करता है ना ब्लड, तो इस वजह से आर्टरीज से बहुत प्रेशर के साथ गुजरता है, जबकि जो वेन्स है उनमें से जो ब्लड है वो बहुत प्रेशर के साथ नहीं गुजरता, आराम से गुजरता है, यानी जर्की मूवमेंट नहीं होती है, आपको उनमें से बड़ा स्मूथ सी ब्लड की मूवमेंट जो है वो फील होती है वेन्स में से, ठीक है। और इस वजह से चूंकि ब्लड प्रेशर के साथ नहीं गुजर रहा तो इनकी थिन वॉल्स होती है, ठीक है। तो अगर बहुत प्रेशर से गुजरे तो फिर उनको रप्चर होने से बचाने के लिए जरूरी है ना कि उनकी वॉल्स थिक हो, तो अब यहाँ पे वॉल्स जो है वो थिन होंगी, ठीक है। और ब्लड किस किस्म का ब्लड इसमें से गुजरेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारी स्किन पे अगर आप देखें तो ये स्किन के करीब करीब ऊपर ऊपर होती हैं ये वाली वेसल्स, जबकि ये जो आर्टरीज हैं वो जो है वो इससे नीचे होती हैं, यानी हमें आर्टरीज नहीं नजर आ रही होती, वो
थोड़ा सा नीचे होती है, जबकि वेन्स जो है वो जस्ट बिलो द स्किन होती है, ठीक है। और जैसे ही वेन्स बिगिन एज कैपिलरीज, कैसे ये वेन्स की अगर आप इब्तिदा देखें तो यहाँ से इन कैपिलरीज में से वेन जो है, या पहले कैपिलरीज और फिर ये आगे बड़ी होकर क्या बना रही है, वेन्स, इस तरह से वेन्स बनती है, ठीक है। और जब ये जो वेन्स हैं ये एंड पे जाती कहाँ पे है ब्लड को लेके, राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम में, वो मैं आपको हार्ट की स्ट्रक्चर बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद कैपिलरीज हैं, फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रही हैं, तो बहुत थिन वॉल है इनकी, वन सेल थिक होती है, ठीक है। और यही जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का अपना रोल प्ले कर रही है कि सेल्स तक जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फूड की और गैसेस की, न्यूट्रिएंट्स की, ये किसके थ्रू हो रही है, थ्रू कैपिलरीज। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो ब्लड में एंटर हो रहे हैं सेल्स में से, वो भी कैसे आ रहे हैं, वो भी इन्हीं कैपिलरीज में से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो था ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। मैं अब आपको एक और चीज मेरा ख्याल दिखाती हूँ, हार्ट का स्ट्रक्चर। हाँ जी, ये आप देखिए, हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि ये हार्ट है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये ऊपर क्या है, ये इनके ऑरिकल, एट्रियम, ठीक है। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होंगे, ठीक है, 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर। और अगर आप इसको राइट लेफ्ट में देखें, ठीक है, तो 2 चैम्बर्स राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब जो राइट एट्रियम है उसमें ब्लड आ रहा है और कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा है, सबसे बड़ी ब्लड वेसल, सबसे बड़ी आर्टरी इस एओर्टा में जाता है। सॉरी, ये रेड वाली जो है एओर्टा में जाता है। अब आगे देखिए, एओर्टा से 3 आगे मजीद वेसल्स निकल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ जाता है। जबकि ये जो आपको पता है, जो राइट वेंट्रिकल में जो ये इसमें आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, वो क्या है, जो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल में है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस तरह से यहाँ से जो वेन्स हैं, ये देखिए, ये सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा, ये बड़ी वाली वेन्स हैं जो पूरी बॉडी से, जो अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये था सारा ब्लड का स्ट्रक्चर। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे आपको मजीद क्लियर नजर आ रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि जो ये जो है लेफ्ट एट्रियम, इसमें कहाँ से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें आ रहा है आपके लंग्स में से। हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखा है ना कि ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होती है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है। तो जो लंग्स की तरफ जो वेन जाती है वो कहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, आपके राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। ये उसकी तरफ यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ भेजा जाता है, आपके लंग्स की तरफ। और लंग्स में जब उनकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो ब्लड को वापस लेफ्ट एट्रियम में भेजा जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और यहाँ से ब्लड जो है वो फिर आगे कहाँ जाता है, ये आगे जाता है एओर्टा में, यानी सबसे बड़ी आर्टरी में, ठीक है। अब ये आप देखिए कि जो यहाँ पे ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आती है वेन, लंग्स से जो वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब आप देखिए कि वैसे हम कह रहे हैं कि सारी वेन्स के अंदर, वेन्स वो होती हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है,
लेकिन बॉडी के अंदर ये वाहिद वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो पल्मोनरी वेन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये हार्ट की तरफ ला रही है, वेन है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ से ये लेके आ मैम रही है? लंग्स में से लेके आ रही है। जी बोलिए। मैम लंग्स के लिए हम यूज करते हैं ना पल्मोनरी। मुझे समझ, हाँ जी बिल्कुल, पल्मोनरी जो ये वर्ड है, जिस तरह हमने हिपैटिक जो है वो लिवर के लिए कहा था, इसी तरह जो पल्मोनरी है इस ये हम यूज कर रहे हैं लंग्स के लिए। और मैम ये क्योंकि साफ होने के लिए खून गया हुआ था लंग्स में, लंग्स में से ये साफ होकर आ वेन लेकर हम पल्मोनरी बोल देंगे और इसमें वो साफ खून होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, कहाँ से? लंग्स से, ठीक है। और यहाँ से कहाँ जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। इसी तरह से जब पूरी बॉडी में से आपका जो ब्लड है वो इकट्ठा होके कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? ये अब साफ होने के लिए, जिस तरह आपने वो वर्ड यूज किया कि साफ ब्लड, यानी कि साफ होने के लिए का मतलब है ऑक्सीजनेशन उसकी होने के लिए, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके लंग्स की तरफ। और जो आर्टरी इसको हार्ट से अवे लेके जा रही है उस आर्टरी को हम कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इसको लेके जा रही है लंग्स की तरफ। और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कहाँ से जा रहा है? राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब ये आर्टरी है जो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है ब्लड को, लेकिन ये चूंकि पल्मोनरी आर्टरी है लंग्स की तरफ लेके जा रही है, तो इसमें इस आर्टरी में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, वरना आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से इसमें से? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो है हार्ट है, हार्ट भी तो टिश्यू है ना, एक ऑर्गन है, इसके भी तो टिश्यूज है ना जो सेल से बने हैं। तो इन सेल्स को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनको भी तो गैसेस चाहिए। तो इन तक ऑक्सीजन कौन लेके आता है? कौन? इसके लिए एक अपना इसका अलग से इसका एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये वेन्स हैं इसके लिए और आर्टरीज हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। वो आर्टरीज जो कि हार्ट के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करती है उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। और इसमें से निकल रही है, इसी एओर्टा में से अराइज हो रही है ये कोरोनरी आर्टरीज जो कि ब्लड को जो ब्लड को पहुंचाती हैं हार्ट के अपने टिश्यूज तक, ठीक है। और ये भी राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो यहीं तक था। अब हमारी मीटिंग भी एंड हो रही है, नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करती हूँ 2-3 मिनट तक, तो आप भी ज्वाइन